सभी दर्शकों का नमस्कार। आज थोड़ा सा कनेक्टिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा यूपीवाईसी का जो फेसबुक लाइव वेबिनार सीरीज है वो थोड़ा लेट ब्रॉडकास्ट हुई है, तो मैं उस पर ध्यान न करते हुए हम आगे की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के सहयोग के साथ ही ये राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज आयोजित कर रहा है, जिसमें पिछले आप 6 दिनों से लगातार ज्वाइन है। और आप लोगों ने ज्वाइन करते ही पहले दिन आपने डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी को सुना होगा, जो अध्यक्षा हैं उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की। दूसरे दिन आपने डॉक्टर NL जिज्ञासु सर को सुना। तीसरे दिवस पर आपने डॉक्टर अमरजीत यादव लखनऊ विश्वविद्यालय से सुना। चौथे दिन आपने डॉक्टर मदन मोहन को सुना, जो CMO थे हरियाणा योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल से। पांचवें दिन आपने ओम प्रकाश आनंद जी को सुना और छठे दिन आपने श्रवण कुमार अग्रवाल यानी कि कल सुना था। आज हमारे जो सर हैं उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सोनाली मैम से आग्रह करूंगा कि आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर, क्योंकि विलम्ब इतना हो चुका है, तो सर चूंकि हम लोगों का जो सेशन है वो 11 बजे से 12 बजे तक का है और उसमें हम 10 मिनट का एक प्रश्न सेशन भी रखते हैं। तो सर 11:15 तक हमारा सेशन रहेगा। मैम ठीक है सोनाली मैम? जी जी। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैम डॉक्टर सोनाली धनवानी जी, जो फैकल्टी हैं कानपुर विश्वविद्यालय की, जिसको आप CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और मैम मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूं, आगे कार्रवाई को संचालित करने पर हेल्प करें। मैडम सोनाली। आप सभी को हमारा नमस्कार और सुप्रभात। आशा है आप सब लोग स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का वेबिनार हम प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारा 1 मई से 15 मई तक चल रहा है। हमारे साथ आज महानुभव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लेखा जी जुड़ी हैं, डॉक्टर दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं और मुख्य अतिथि हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम सोचते हैं कि ईश्वर की थोड़ी सी आशीर्वाद ले लें। ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य जी को, जो प्रार्थना करवाएं और फिर हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। मैं दिनेश कुमार मौर्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, आप सभी का उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन एवं INO द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। किसी शुभ पुनीत कार्य का शुभारंभ प्रार्थना वंदना से होनी चाहिए। सब लोग प्रार्थना करेंगे। जिनको याद है वो बोलेंगे, जिनको नहीं याद है मन में बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह परब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्मा भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। यहाँ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का अर्थ है कि अनंत से अनंत घटाने पर भी अनंत ही शेष है। आज इस श्रृंखला में मुख्य वक्ता एवं अतिथि हमारे सबके गुरु डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र। सबके गुरु होने के कारण गुरु वंदना भी होनी चाहिए। सब लोग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ओम। आज कोरोना वैश्विक महामारी में सर का जो टॉपिक है, प्राकृतिक जीवन शैली में आहार की भूमिका। आहार ही औषध है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन बिताने की एक कला एवं विज्ञान है। यह ठोस सिद्धांतों पर आधारित एक औषध रहित रोग निवारक पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा के अपने मौलिक सिद्धांत हैं। प्राकृतिक चिकित्सा अति प्राचीन विज्ञान है। आगे सर जी का विस्तृत में व्याख्यान हम लोग जानेंगे, जो हमारे प्रैक्टिस एवं व्यवहार में भी लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत अच्छे से हमें ईश्वर जी का आशीर्वाद दिलाया है और हमें लगता है कि आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपको।
अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं प्लेखा जी। प्लेखा जी MSW किया है इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ योग और नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा ज्ञान और एक्सपीरियंस रखती हैं। बहुत सारे सेमिनार्स में वर्क कर रह चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और जो भी जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड या फिर योग में शक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है या विमेन एम्पावरमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर भी ध्यान देती हैं। और यहाँ से हम प्लेखा जी के बारे में और भी बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम मुख्य वक्ता पे भी आ जाते हैं। प्लेखा जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करें, उनका परिचय दें और हम यहाँ से आपकी शुरुआत करवाएं। हम आपकी मदद से अपना वेबिनार शुरू करें। प्लेखा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर सोनाली धनवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज हमें अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। आज के इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के महासचिव डॉक्टर विपिन पथिक जी, सह सचिव डॉक्टर सोनाली धनवानी जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला यादव एवं डॉक्टर सोहन लाल यादव, IIT कानपुर। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा जी। सर को मेरा प्रणाम। हम उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सर सन 1995 से लखनऊ विश्वविद्यालय में योगा एवं अल्टरनेटिव मेडिसिन विभाग में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर INO UP चैप्टर के कार्यकारी प्रेसिडेंट भी हैं। आप योग एवं नेचुरोपैथी विषय पर 4 पुस्तकों के लेखक हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में सर के 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा सर एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल एंड योगा सेंटर के संस्थापक एवं निदेशक भी हैं, जो कंचन काया नाम से लखनऊ में स्थित है। साथ ही विभिन्न नेशनल एंड इंटरनेशनल संस्थानों से बतौर रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सर मेरे गुरु हैं। नेचुरोपैथी एवं योग से संबंधित विषयों पर सर से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला है। सर बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के हैं और सर की एक और खासियत है, सर अपने किसी भी विषय को दर्शकों के सामने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे दर्शकों की रुचि लंबे समय तक बनी रहती है। और आज का हमारा विषय है प्राकृतिक जीवन शैली में आहार की भूमिका। कैसे हम प्राकृतिक तौर पर अपना जीवन जिए और किस तरह का आहार ग्रहण करें जिससे हम अपने आप को स्वस्थ एवं प्रसन्न रख सकें। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सर को। सर अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। सर प्लीज। दिनेश सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए। सर का माइक ऑन रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई विद्यार्थी किसी मंच पे अपने शिक्षकों को बुलाता है। वास्तव में शिक्षकों की यही कमाई होती है। हम लोगों ने जिंदगी में यही कमाया है कि हमारे बच्चे जितना ग्रो करेंगे, जहाँ पहुँचेंगे, तो मेरा नाम तो उनके साथ पहुँच ही जाएगा। यही असली कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के चेयरमैन मिस्टर अशोक सिंह, अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे प्रिय विद्यार्थी जिज्ञासु जी, उपाध्यक्ष ये भी मेरी शिष्या रही उर्मिला यादव जी, महासचिव डॉक्टर श्री विपिन पथिक जी, डॉक्टर रंगवानी, आप सबको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस पुनीत ज्ञान यज्ञ में मेरी आहुति देने हेतु मुझे आमंत्रित किया है, तथा संघ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को जो इस समय कार्यक्रम से में सम्मिलित हैं, उनको यथायोग्य अभिवादन एवं धन्यवाद। मैं भी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विषय का एक छोटा सा साधक हूँ। विगत 26 वर्षों से विषय की सेवा कर रहा हूँ। थोड़े बहुत अनुभव जिंदगी ने
एकत्रित करवाए हैं, उनसे आपको साझा करने का मौका आपने दिया है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं इनको साझा करने का प्रयत्न करूंगा। आज का जो विषय है वो है प्राकृतिक जीवन शैली या नेचुरल लाइफस्टाइल एवं आहार। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो दोनों पे थोड़ा थोड़ा बात करना आवश्यक होगा। नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि इसमें WHO से लेके जितने भी हेल्थ के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इवन अब तो एक नया प्रकरण, बीमारियों का एक नया ग्रुप भी आ गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी गलत जीने के तरीकों से उत्पन्न हुई बीमारियां। तो लाइफस्टाइल अंततः है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं जीवन सर की आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, अभी वो रीजॉइन हो जाएंगे। दर्शकों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम जो सर थोड़ा सा हेलो। हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही सर आपकी। ओके जी सर। तो थोड़ी सी बात लाइफस्टाइल के बारे में करने की बहुत आवश्यक है। कोई भी जीवन पद्धति उस संस्कृति का परिचायक होती है। हम सब जानते हैं रावण रक्त संस्कृति का वाहक था, यक्षराज कुबेर यक्ष संस्कृति के वाहक थे, राम मनुष्य संस्कृति के वाहक थे। रक्त संस्कृति का अनुसरण करने वाला रावण जैसा बनता है, यक्ष संस्कृति का अनुसरण करने वाला यक्ष जैसा बनता है, और राम की संस्कृति यानी भारतीय सनातन संस्कृति का वहन करने वाला राम जैसा। भारतवर्ष में इस सनातनी व्यवस्था में राम जैसे व्यक्तित्व के विकास की प्रथा डाली है, और इसलिए इन्होंने भारतीय तंत्र में या भारतीय व्यवस्था में एक जीवन पद्धति का विकास किया। ये जीवन पद्धति, जिसको मनुष्य संस्कृति या सनातनी संस्कृति कह सकते हैं, हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों की देन है। उनके जीवन के ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। सदियों तक, कई पीढ़ियों तक लगातार इसको देख करके, ऑब्जर्व करके, इसके परिणामों को एक्युमुलेट करके इन्होंने इसको जर्नलाइज किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिस जीवन शैली का पालन करते थे वो मनुष्य संस्कृति, और इसको पालन करने से मानवोचित गुणों का विकास होता है और जीवन में रामराज्य जैसा वातावरण देते थे। आप सबने थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, जानते होंगे, प्रातः समय उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। ये आपकी जीवन शैली का पहला प्रखंड है कि उठ करके सबसे पहले क्या करना है। अगर आपने पूरी जीवन शैली अडॉप्ट करी तो अंततः क्या होगा, रामराज्य क्या होगा, उसकी दो लाइन सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुच शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं ना, नहीं कोई अबुध न लक्ष्य नहीं ना। ये रामचरितमानस है। यानी अगर इस संस्कृति का पालन करते हैं तो जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं शायद गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि सब दुखी, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा। इस समय जिसकी मृत्यु हो रही, अल्प मृत्यु हो रही, नाना प्रकार की पीड़ाओं से हम घिरे पड़े हैं। तो इस संस्कृति को अपनाने से, इस लाइफ स्टाइल को अपनाने से जीवन की जो बहुत सारी अस्थिरताएं हैं दूर होती। अब मनुष्य संस्कृति को कैसे समझा जाए, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय है सूर्योदय से 2 घंटे पहले की बेला, उस समय उठ करके अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करना चाहिए। एक्यूप्रेशर विज्ञान भी कहता है कि सुबह 3 से 5 का समय आपका लंग मेरिडियन से है। लंग मेरिडियन सक्रिय होकर के अनवरत हमारा कनेक्शन इस कॉस्मॉस से बनाए रखता है।
लगातार इस ब्रह्मांड से अगर कोई ताकत जोड़े हुए है हमें, तो हमारा वो एयर का एक्सचेंज ही हमको जोड़े हुए है। तो इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया। इस समय उठ करके अपने दैनिक क्रियाविधियों से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम ईश स्मरण, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और ध्यान की विधियां अपनाइए। इसके बाद अध्यापन, स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाध्याय की श्रृंखला का पालन कीजिए। तत्पश्चात स्नान इत्यादि करके अमृत अन्न ग्रहण करके अपने दैनिक रोजगार परक या जीवनोपयोगी विषयों पे अग्रसर होइए। पूरे दिन अपनी सारी व्यवस्थाओं को अच्छी प्रकार से संपन्न करके अपने कार्यों का निष्पादन करके गोधूल की बेला से पहले घर आ जाइए। घर आकर के अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी समय व्यतीत कीजिए और भोजन, तत्पश्चात विश्राम। अब इन सब बातों को सुनकर के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि गोधूली, लगता है जैसे हम लोग 100 साल पीछे चले गए। आज की दुनिया में कहाँ गाय और कहाँ गोधूली, तो ये सब हवाई बातें लग रही होंगी। तो इसको थोड़ा व्यवहारिक बनाते। आजकल जनता उन चीजों को ज्यादा समझती जिनको नहीं समझ पाती। तो जीवन पद्धति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख नियमों के बारे में चर्चा कर ले। जीवन पद्धति से जुड़े हुए कुछ नियम हैं। प्राकृतिक नियम, श्वास लेने का, प्राकृतिक नियम खाने का, प्राकृतिक नियम पीने का, प्राकृतिक नियम पहनने का, प्राकृतिक नियम जागने का, प्राकृतिक नियम सोने का, प्राकृतिक नियम सोचने का, प्राकृतिक नियम विश्राम करने का और प्राकृतिक नियम चिंतन करने का। ईटिंग और ड्रिंकिंग की चर्चा हम लोग आधे सेगमेंट में आगे करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। पहनने के प्राकृतिक नियम की चर्चा यहाँ करते हैं कि आजकल जो हम लोगों की वस्त्र की व्यवस्था बनी है, ये वस्त्र भी अपने आप में बहुत सारी समस्याओं के सृजक हैं। महिलाएं कमर पर टाइट बेल्ट पहनने की वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, वेरिकोज वेन, वाटर रिटेंशन इन लोअर एक्सट्रीमिटी का से सफर करती है। 90% महिलाओं में जो खासकर अर्बन एरिया में रहती हैं, इन समस्याओं में आंशिक या पूर्ण रूप से पीड़ित हैं। तो पहनने का भी, पहनावे का भी अपना बड़ा महत्व होता है और भारतीय व्यवस्था में पहनावे पे जोर दिया गया था और इस तरह के पहनाव की बात करी गई थी कि देखने में आदमी अत्यंत सुंदर रूपवान दिखाई पड़े, लेकिन शरीर पर कहीं भी दबाव और कसाव महसूस न हो। इस तरह की बियरिंग अरेंजमेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, जैसा कि भारतवर्ष में। इसके बाद अवेकनिंग, जागने की व्यवस्था, यानी सुबह कब उठना चाहिए उसकी चर्चा कर ली। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सोना कब चाहिए? गोधूल की बेला के बाद भोजन इत्यादि ग्रहण करके कहा जाए कि रात के प्रथम प्रहर में हमें सो जाना चाहिए। लेकिन आज जानते हैं आप कि प्रथम प्रहर नहीं, तीसरे प्रहर तक सो जाए तो बहुत बड़ी बात है। रक्ष संस्कृति के पालन करने वाले क्या करते थे? अपना जीवन यापन की हेतु सारी व्यवस्थाएं रात्रि में व्यतीत करते थे और रात्रि में अपनी जीवनचर्या मनाने के कारण ही वो राक्षस कहलाते थे। उनके ना तो सींग थी कभी, ना तो उनकी पूंछ थी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम भारतीय मनुष्य संस्कृति के वाहक होकर के रक्ष संस्कृति को क्यों अपना के बैठे हुए हैं। अगर रक्ष संस्कृति अपनाएंगे, रात्रि में देर तक जागेंगे, अनाप शनाप खाएंगे, तो रावण जैसे गुणों का विकास होगा, ना कि राम जैसे गुणों का विकास। ये जरूर सोचने का विषय। तो सोने का उपयुक्त समय होना चाहिए, समय से सोना, क्योंकि प्रकृति ने उसी तरह से व्यवस्था की है। आप इमेजिन कीजिए कि दिन में जब चारों तरफ वाहनों का चिल्लपों है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कल कारखानों की आवाजें हैं, वायुयान का आवागमन है, इन परिस्थितियों में कितना गहरी निद्रा आप ले सकते हो? प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है, रात्रि आपको सोने के लिए दी है। प्रकृति की सारी चीजें आपको फेवर करती हैं प्रगाढ़ निद्रा के लिए, इसलिए सोने का समय रात में होना चाहिए और 6 से 8 घंटे की नींद रात में ही पूरी हो जानी चाहिए। सुबह सूरज निकलने के बाद वो 8 घंटे पूरा करना विष के समान है, अमृत के समान है। अब बात करते हैं सोचने की। क्या नियम हो सकता है? अपने यहाँ कहा गया है, सोच विचार में भी आपके मन में सकारात्मक विचारों के लगातार रहने के कारण आप में सकारात्मक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो सदैव सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। उचित विश्राम,
सोने के बाद भी शरीर में लगातार काम करते करते बीच बीच में आपको उचित विश्राम का भी चिंतन करना चाहिए। शरीर कोई मशीन नहीं है, शरीर एक ऐसी प्रणाली से बना हुआ है जो एक दूसरे पे आधारित होकर सारे सिस्टम काम करते हैं। तो अगर तीव्र गति से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद विश्राम भी करना चाहिए। इसलिए योग में किसी भी कठिन आसन के बाद हम लोग विश्राम की व्यवस्था करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही व्यवस्था करी है कि अनवरत कठिन आसनों का अभ्यास न करके बीच बीच में विश्राम भी करना आवश्यक है। चिंतन, आपका चिंतन, आपके मन, चिंतन मन का विषय, और मन में जैसे चिंतन होंगे मनुष्य वैसा ही बनता है, मनुष्य वैसा ही बनता है। तो चिंतन में आप जो बनना चाहते हो वो सोचो, आप लगातार उसको सोचिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो चिंतन भी वही होना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। आजकल सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट विषय है सभी के लिए वो ये है कि ज्यादातर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमको या हमारा दुनिया से हमारा परिचय करवाती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रयोग करने से हमारे बॉडी, ब्रेन और आत्मा के बीच में एक अच्छा समन्वय बना रहता है। लेकिन अगर किसी इंद्रिय विशेष का हम दुरुपयोग करेंगे, उनका अतियोग करेंगे, उनका अयोग करेंगे या उनका मिथ्यायोग करेंगे, 3 ही कारण होते हैं, इंद्रियों का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। कुछ भी तीनों में से किसी भी कंडीशन को अगर एडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 में से एक समय से पहले आपको साथ छोड़ देंगे। क्योंकि अति यूज करने, अति उपयोग के कारण 5 इंद्रिय जो सेम गारंटी पीरियड लेकर के रिलीज करी गई थी, एक समय से पहले साथ छोड़ दी। अगर एक ने साथ छोड़ा तो क्या होगा, बीच में 5 इंद्रियों के बीच का कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा। कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो आंतरिक कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा। शरीर के अंगों का, देखिए इनका मामला केवल यही नहीं कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो एक बल्ब से काम चला लेंगे, नहीं, ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ये है कि इंद्रियों के माध्यम से एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड का तालमेल होता है। अगर एक ने समय छोड़ दिया तो तालमेल गड़बड़ा जाएगा, समय पे पाचन नहीं होगा, समय पे नींद नहीं आएगी, समय पे भूख नहीं लगेगी, सारी चीजें एब्सर्ट होती चली जाएंगी। तो इंद्रियों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग तीनों से बचना है। आजकल देखिए मैक्सिमम लॉकडाउन में बैठे हुए हर एक आदमी 24 घंटा मोबाइल पे जुटा पड़ा है, यानी आप अपनी दृष्टि इंद्रिय का अतियोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। तो ये व्यवहारिक बात करने का प्रयास किया आपकी जीवन पद्धति के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। जीवन पद्धति का मतलब है कि अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए और अपनी जीवन की पूर्णता को पाने का प्रयास किया जाए, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। अब आज चूंकि इस वेबिनार का जो फोकस है वो फोकस है वर्तमान पेंडेमिक्स को कैसे हैंडल किया जाए, इसमें हम लोग कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, हम लोग कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ज्यादा जागरूक बने। तो इसमें आहार की क्या उपयोगिता हो सकती है और प्राकृतिक आहार में हम किन चीजों को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए साहब, आहार और भोजन, जो दैनिक भोजन है हमारा, वो हमारी डाइट कहलाता है। आहार जो खाद्य भंडार पूरे विश्व में है, जो कुछ भी खाया जा सकता है वो सब आहार की श्रेणी में आता है, भोजन की श्रेणी में आता है। तो भोजन का मतलब हुआ जो कुछ भी खाने के बाद पच करके आपके शरीर के को पोषण और टूट फूट की मरम्मत कर सके, ऊर्जा प्रदान कर सके, वो सब आहार है। आप जानते दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना खाई जाती हो। जो आपके लिए है त्याज है, कहीं के लिए वो कॉन्टिनेंटल डिश है। तो हम आहार की बात करेंगे। आहार का मतलब हुआ है कि द फूड सब्सटेंस रेगुलरली चूजन बाय इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति द्वारा जो डेली आहार अपने खाने पीने के लिए चुना जाता है वो उसका। प्रकृति ने बड़ी बढ़िया व्यवस्था बनाई है। प्रकृति में जब हमें जिस चीज की आवश्यकता होती तब उन चीजों को उत्पन्न करती है, जब हमें उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन चीजों को उत्पन्न नहीं करती है। इसलिए प्रकृति के अनुरूप चलने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति जब आपको जो दे रही है तब उसका खाइए। लेकिन हम लोगों ने फ्रिज जैसे इंस्ट्रूमेंट विकसित कर लिए हैं, हम लोगों ने कोल्ड स्टोर जैसे इंस्ट्रूमेंट विकसित कर लिए हैं। तो परिणाम क्या होता है, जो चीजें सीजन की होती हैं, ताजी होती हैं, गुणों से भरपूर होती हैं, वो सस्ती होती है। और सस्ती होने के कारण उनमें अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनको खाने से हमारी अभिजात्यता नहीं दिखती है, हमारा बड़प्पन नहीं दिखता है और लगता है कि हम तो वैसे ही हैं।
तो अपने आप को वैसे ही ना रखने के लिए लोग महंगी चीजें, वहां स्टोर में रखी चीजें, फ्रिज में रखे सड़ाई गई चीजें का उपयोग करने में अपने आप को गैरमान्वित समझते हैं। तो इस झूठे गौरव को निकाल के फेंकिए। ये सारी चीजें हम नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है, और प्रकृति समय पर चीजों को बनाती है। तो जब उसने बनाया हो तभी उपयोग कीजिए, तो 100% गुण आपको मिलेंगे। जहां पर आप रहते हैं उनके चारों तरफ जो बनाया है उनका कंजम्पशन कीजिए, तो आपको 100% गुण मिलेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एप्पल अगर आप लखनऊ में मंगा के खाते हैं, कानपुर में मंगा के खाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लखनऊ तक आने में ट्रांसपोर्टेशन जितना समय का लगा है, उतने समय में उसकी लाखों सेल मर चुकी होंगी। और अब जो आप खाएंगे आधा जिंदा होगा, आधा मुर्दा होगा, और मुर्दा खाना किसी भी तरह से श्रेयस्कर नहीं है। बुरा मत मानिएगा, शब्द बड़ा खराब लग रहा है सुनने में, लेकिन इसको उस दृष्टिकोण से देखिएगा कि इसको उस तरह से खाने से कतई श्रेयस्कर नहीं है। भारतवर्ष में समुचित विकास के लिए बैलेंस डाइट की बात करी जाती है, पूरी वर्ल्ड में भी बैलेंस डाइट की बात करी जाती है। और बैलेंस डाइट में कहा जाता है प्रोटीन, जो आपका भोजन है, इसके 5 मुख्य घटक है जो पोषकीय तत्वों के रूप में माने जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूपों में माने जाते हैं। दीज आर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय या पूरे विश्व के आइडियल आहार में 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 35% प्रोटीन होना चाहिए, 15% फैट सब्सटेंस होने चाहिए, और लॉजिकल अमाउंट में विटामिन और मिनरल का समावेश होना चाहिए। मॉडर्न डाइटेटिक्स में इसके साथ रफेज की क्वांटिटी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे आलस्य पर जीवन ने हमारे आंतों की गतिशीलता को कम कर दिया है। उसको कंपनसेट करने के लिए रेशेदार खाने की आवश्यकता है, तो रेशे भी साथ में एक आवश्यक घटक बना दिया गया है। अभी जो 50%, 35% और 15% का डिवीजन खाद्य पदार्थों के बारे में किया गया, ये बाई वेट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बाई कैलोरीफिक वैल्यू है। यानी अगर 2000 किलो कैलोरी की डाइट ले रहे हैं तो 1000 किलो कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों से मिलनी चाहिए, और उसमें लगभग 700 कैलोरी प्रोटीन जैसे पदार्थों से मिलनी चाहिए, और लगभग 300 कैलोरी आपको फैट जैसे पदार्थों से मिलने चाहिए। ये अभिप्राय, ठीक है ना। तो ये बैलेंस डाइट हो गई, और जुडिशियस अमाउंट में रफेज एंड वाटर का समावेश भी होना चाहिए। अब ये एक सैद्धांतिक बात हो गई। व्यवहारिक तरीका देखिए, भारतीय व्यवस्था में जो आपका भोजन है वो कितना महत्वपूर्ण है, और जो आज हम लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाम नहीं लेंगे कि कुछ बच्चे भी जुड़े होंगे, नाराज हो जाएंगे, पिज्जा बर्गर या जो भी लोग खाते हैं, नाम नहीं लेंगे, तो उनमें देखिए क्या है। आपकी भारतीय थाली, जिसको आप थाली कहते हो ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, अचार, पापड़, सलाद, ये भारतीय आइडियल थाली। अब देखिए इसमें सब कैलकुलेट करके देखिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, मच मोर देन एफिशिएंट क्वांटिटी। जितना चाहिए उससे ज्यादा एफिशिएंट क्वांटिटी में सब चीजें प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एकांगी भोजन करते हैं, कभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कभी सिर्फ प्रोटीनियस सब्सटेंस खाते हैं, और भोजन में लैकिंग करते हैं, और ये लैकिंग बहुत तरह से नुकसान पहुंचाती है। एक तो ये दृष्टिकोण था कि जब भी खाना खाइए तो ये चारों तरफ जो भारतीय व्यवस्था उसके अनुरूप खाना खाइए। ये खाना कोई हमारी आपकी खोज नहीं, ये व्यवस्था हमने आपने नहीं बनाई, ये व्यवस्था हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों ने बनाई है। खाने के साथ मसालों का तालमेल बिठाना, जैसे घुइयां के साथ अजवाइन का खाना, ठीक है, उड़द के साथ दाल के साथ हींग का खाना, ये तालमेल हम लोगों ने नहीं बनाया है। लाखों वर्षों की व्यवस्थाओं ने, हजारों वर्षों की व्यवस्थाओं ने अनुभव करने के बाद इनको इस रेसिपी को डेवलप किया है। तो उसको त्यागिए नहीं, क्योंकि वो आपको लगता है कि आप ज्यादा ज्ञानवान हैं, आप इनको छोड़ करके इटालियन सैलेड खा करके अपने आप को हेल्दी कर लेंगे। तो साहब आपको इटली में रहना चाहिए। हिंदुस्तान की परिस्थितियां इटालियन सैलेड के बाद आपको हेल्थ नहीं दे पाएंगी, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां उसके स्वभाव और प्रभाव को निर्मित करती हैं। तो भारत में रह करके भारत जैसी व्यवस्था को आप अपनाइए, तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। अब दूसरा विषय है, ये तो बैलेंस डाइट की बात हो गई और भारतीय व्यंजनों की बात हो गई। सोचिए, मिठाई के अगर आपसे पूछा जाए कि 100 मिठाइयों के नाम बताएं, तो आप 100 मिठाई के नाम गिना सकते। रसगुल्ला से लेकर के चले जाइए टॉफी तक, 100 मिठाइयां बता सकते हैं। लेकिन इन 100 मिठाइयों वाले मार्केट में आपका चॉकलेट कितने प्यार से बिक रहा है और कितनी बड़ी बिजनेस कर रहा है। दुर्भाग्य की बात, जिसमें मिठाई जैसा कोई गुण भी नहीं
और हम लोग सोशल मीडिया में प्रचारित करके और उसको विदेशी स्वाद को, और उसमें देखिए कितना बड़ा घोटाला है कि उसमें कुछ एनिमल प्रोटीनियस कंटेंट भी ऐड किए जाते हैं जो कि आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो सात्विकता और सदाचार भारत की माटी में है और इनको निर्मित करने के लिए आपकी रेसिपी में भी होना चाहिए। अब दूसरे तथ्य पर आते हैं कि इन भोजन को कैसे हम खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और किस तालमेल के साथ खाएं कि इनकी गुणवत्ता बढ़ जाए। आप जानते हैं एक कोटेशन है, गॉड सेंड्स फूड, डेविल सेंड्स कुक। हम सदैव इंसान और हैवान की बात करते हैं, तो ईश्वर ने आपके लिए खाना भेजा और हैवान ने पकाने वाला भेज दिया। तो पकाना काम किसका है? शैतानों का काम है। ये मत समझिएगा घर की गृहणियां शैतान का रूप है, ऐसा अभिप्राय नहीं कहने का, लेकिन खाने को जितना कच्चा खाया जाए, जितना उनके प्राकृतिक रूप में खाया जा सके, वो ज्यादा होगा, ज्यादा उपयोग होगा। क्योंकि आपको मालूम है पौधे की पत्ती, पौधे की जड़, पौधे का पुष्प, पौधे का फल सब जीवित है, इनमें जीवन है और इनमें वैसे ही व्यवस्थाएं चलती जैसे हमारे शरीर में चलती। हमारी कोशिका जिस प्रकार जीवित है वैसे इनकी कोशिकाएं भी जीवित हैं। फल वृक्ष से अलग करने के बाद जब तक अपने स्वरूप को बनाए हुए हैं तब तक उनकी प्रत्येक कोशिका सुचारू रूप से जीवित होकर अपने जीवन के सारे कार्यों को संपादित कर रही है। जब उसकी शेप में विकृति आनी पड़े, श्रिंकेज दिखने पड़े, काले रंग के धब्बे पड़ने लगे, तब समझिए उसकी कोशिकाएं मरनी शुरू हो गई। तो हमारे शरीर में जो जिंदा कोशिकाओं की आवश्यकता है वही उन कोशिकाओं की आवश्यकता है। तो हमें उनको खाने पर वही मटेरियल मिलेगा जो हमें चाहिए। उसको बनाने में, प्रोसेस करने में, मॉडिफाई करने में हमें अन्यत्र ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी, हमें अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली चीजों को खाने से रेडी टू यूज सब्सटेंस हमारी बॉडी को अवेलेबल होंगे। पाचन पे कम लोड पड़ेगा, पाचन को कम परिश्रम करना पड़ेगा और लिवर को कम परिश्रम करके मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो चाहिएगा पका पकाया एज इट इज मिलेगा। आपको हम चावल खाने की जगह धान दे दें और कहते हैं प्रोसेस करके खाइए, वो ज्यादा उपयुक्त होगा कि आपको हम बना करके चावल दे दें खाने के लिए, वो ज्यादा उपयुक्त होगा? तो इन कच्चे आहार को खाने के बाद धान और चावल यानी पके हुए भात का अंतर है। ये सब्जियां और ये प्राकृतिक आहार हमारे लिए पका हुआ भात है, रेडी टू यूज है, एटिजिस खाने योग्य हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका उनसे अपना पोषण के साथ साथ अपनी प्रतिरक्षा भी प्राप्त करें। नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जानते हैं कि एक्सटर्नल मिनरल्स अगर हम लेते हैं, आजकल कोरोना के प्रोटोकॉल में आप सबको मालूम है कि आपको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में विटामिन सी लेना है, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में जिंक लेना है, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में आपको बी कॉम्प्लेक्स लेना है। ये सब मेन प्रोडक्ट हैं जो आपको इम्यूनिटी को बूस्टअप करके आपको इनसे बचा रहे हैं। अब ध्यान देने की बात है, जिंक जो आप ले रहे हैं वो इनऑर्गेनिक जिंक है। इनऑर्गेनिक जिंक को आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है? अगर मेटल किसी फॉर्म में ले रहे हैं तो जाके किडनी में डिपॉजिट हो सकता है। यही जिंक अगर आप किसी ऐसे वेजिटेबल सोर्स से लेते जिसमें जिंक उस ऑर्गेनिक फॉर्म में होता, वो आपकी बॉडी को मिल जाता, 4 अलग उसको पचाने वाले एंजाइम भी मिल जाते और तमाम सारे एल्कोलाइड भी मिल जाते जो बॉडी को और बहुत सारी उपयोगिता प्रदान करते। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो पौधों से के माध्यम से, अगर हम पौधों से होकर के मेरे शरीर में आते हैं तो उनका ऑर्गेनिक वर्जन हमारी बॉडी को मिलता है जो कभी हमारी बॉडी के इंटरनल इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारा इंटरनल इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने पर ही हमारे शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां और विकृतियां आती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा जोर दिया है कि आपके खाने में जितना संभव हो सके उतना लाइव फूड, जिंदा आहार जोड़ने की कोशिश कीजिए, इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, इन द फॉर्म ऑफ सीजनल फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूस, इन द फॉर्म ऑफ जर्मिनेटेड सीड, जैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाइए। अब ये कहना तो गलत होगा कि सारा खाना बंद कर दीजिए, गैस उठा के बाहर फेंक दीजिए और केवल कच्चा खाइए तो ज्यादा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जुडिशियस एप्लीकेशन कीजिए, जितना संभव उतना ऐड कीजिए और ऐड करने से इसके बाद पकवा आहार भी खाइए, पकाया भोजन भी खाइए, लेकिन इससे आप देखेंगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन की आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी प्रकार से पूरी होती रहेगी। अब दूसरा एक है कि कब खाना चाहिए। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा सीधे सीधे कहती है जब अंदर से डिमांड क्रिएट हो तब खाइए, जब भूख लगे तब खाइए, जब खाना है तब खाना जरूरी है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। जब अंदर में
रिक्वायरमेंट होगी तो भूख लगेगी, जब भूख लगे तब खाइए। और निश्चित इंटरवल पे अगर भोजन देते हैं तो निश्चित इंटरवल पे भूख भी लगती है। दिक्कत वहां पर भी होती है जहाँ खाने के बीच में आप वेरिएशन देते रहते हैं, आज 10 बजे, कल 4 बजे, परसों 8 बजे, तो आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अगर आप रेगुलर इंटरवल पे भोजन लेते हैं तो रेगुलर इंटरवल पे भूख भी लगेगी। ठीक है, तो कब खाना है ये हो गया, जब इंटरनल रिक्वायरमेंट जनरेट हो। अब इसके बाद दूसरा प्रकरण आता है कि कैसे खाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इतने विकसित लोगों को हम खाने की बात बताएं तो बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि खाना भूल गए हम लोग। ऊपर वाले ने खाने को सपोर्ट करने की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सबसे बाहर 2 होंठ लगाए हैं कि जो आपने पकड़ा है वो बाहर ना निकल जाए। इसके बाद दांतों की पंक्तियां लगाई हैं, जो पकड़ा उसको और मजबूती से पकड़िए, बाहर ना निकले, और कचर डालिए, मतलब उसको चबा डालिए। इसके बीच में जबान लगाई है कि चबाते समय कोई भी ऐसा टुकड़ा बिना चबाया हुआ ना रह जाए। इसके नीचे गार्ड लगाया है जो बिल्कुल जब चबा लेंगे तब वो नीचे जाने देगा एपिग्लॉटिस के फॉर्म में, अदरवाइज वो जाने नहीं देगा। फिर इसोफेगस लंबी ट्यूब से होकर गुजरना है। इसके बाद स्टोमक जाने पर उसकी और कटाई छटाई हुई। यहाँ ध्यान देने की बात, हम लोग जल्दबाजी में, अतिव्यस्तता में, या ज्यादा खाने के चक्कर में, बेस्वाद या स्वाद भोजन ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने के चक्कर में इनकी सब की अवहेलना करते हैं। होठों की अवहेलना करते हैं, दांतों की अवहेलना करते हैं, जबान की अवहेलना करते हैं, और जबान के ऊपर और नीचे उपस्थित 4 जो हमारी 6 लार ग्रंथियां हैं, 3 पेयर, उनकी भी अवहेलना करते हैं। तो दांत जो भी खाना खाइए उनको प्रॉपर मैस्टिकेट करके, 32 दांत है, सबको एक बार मौका दीजिए, मतलब 32 बार चबाइए। 32 बार चबाने के बाद बिल्कुल खाना लिक्विड बन जाएगा, तब उसको निगल जाइए। आप कहेंगे ये तो संभव नहीं, अगर 32 बार चबाना हुआ तो आधे घंटे में 4 को खा पाएंगे, तो खाना मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो आप डिस्काउंट ले लीजिए, क्यों? बिना डिस्काउंट भारतवर्ष में कोई कुछ मानता नहीं। तो आप 50% डिस्काउंट लेके 16 बार चबाइए। 16 बार चबाने से लार की मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी, खाना लिक्विफाई हो जाएगा और आसानी से गले से होकर गुजर जाएगा, गले में फंसेगा। चबाने से आपकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। जो पदार्थ आप खा रहे हैं उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी, जिससे खाना पचता है, तो चबाने से उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ने से एंजाइम अपना काम उचित मात्रा में करेंगे। आप 99 to 100% इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को छोटी आंत में अवशोषित कर लेंगे। बड़ी आंत में ना तो प्रोटीन का 1% जाने देंगे और ना तो कार्बोहाइड्रेट का 1% जाने देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं चबाया है तो आपका अनपचा, अनडाइजेस्टेड फूड मल के रूप में बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। बड़ी आंत में या तो सड़ाया जाता है या तो उसका फर्मेंटेशन होता है। जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन करते हैं, प्रोटीन को सड़ाया जाता है, पुट्रिफिकेशन होता है। तो जिनमें फूड बड़ी आंत पहुंचा उसका पुट्रिफिकेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा। ऐसे व्यक्तियों के मल और अधोवायु में स्मेल ज्यादा होगी। तो अगर आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में बैठ करके, और अधोवायु में स्मेल नहीं चाहते हैं, तो आपको खाना खूब चबा के खाना चाहिए। चबा के खाएंगे तो इस समस्या से बचेंगे। ठीक है ना? तो दांतों का भी सही उपयोग कीजिए, जबान का सही उपयोग कीजिए, लार को सही तरह से उपयोग कीजिए। अब खाना जब पहुंचेगा स्टोमक में तो स्टोमक उसमें एसिड डाल के अपनी प्रोसेसिंग करके पचाएगा। वो सारी चीजें आप सबको पता है, उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। बस यहाँ मुझे जो आपको अवेयर करना था कि प्रॉपर चबाने से केवल खाने की अवेलेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा होती है, शरीर को ज्यादा मात्रा में फूड अवशोषित होता है, और साथ ही साथ मल पदार्थ में विकार जाने वाले प्रोटीनियस एंड कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को हम रिटेन कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो खराब स्मेल निकलती है मल और गैसेस के साथ, उसको भी आप रोक सकते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद अब आता है कि क्या केवल दाल चावल रोटी सब्जी घी अचार पापड़ सलाद खाने से हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी? केवल इतना ही? वास्तव में ठीक हो जाएगी कि उसमें सीजनल चीजों का समावेश किया गया है। तो लेकिन एडिशनल हर जगह कहीं ना कहीं बूस्टर डोज चाहिए होती है ना, तो थोड़ा बूस्टर भी लीजिए जैसी आपकी सामर्थ्य है। अगर आपकी सामर्थ्य है अच्छा धन अपने ऊपर खर्च करने की, तो आप मेवे इस्तेमाल कीजिए, और मेवे में जुडिशियस क्वांटिटी में काजू बादाम अखरोट इत्यादि का 2-4 पीस, ज्यादा नहीं, 2-4 पीस अपने खाने के साथ एडिटाइव की तरह से लीजिए। भिगो करके लेंगे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जितना चबाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जितना कहावत नहीं, अतिशय रगड़ करे सो कोई अनल प्रकट चंदन से हो, जितना उनको रगड़ेंगे जितना चबाएंगे उतना ज्यादा उनके इंग्रेडिएंट फ्री होकर के आपके बॉडी में अवशोषित हो पाएंगे, और अगर नहीं चबाएंगे तो एजिटी जो मल में निकल जाएगा वो आपकी बॉडी को मिलेगा नहीं। लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास जो उपलब्ध है, मूंगफली का दाना है, देसी गुड़ है,
उसका उपयोग कीजिए साहब। ये किसी भी बादाम से कम नहीं है। चना, मूंगफली और देसी गुड़ ये किसी भी बादाम से कम नहीं है, किसी भी अखरोट से कम नहीं। अपने आप को कहीं से किसी से कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। ये खा करके आप अपने ब्रेन और बॉडी की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बेमेल खाद्य कहते हैं। भारतवर्ष में कहा गया है कि बेमेल खाद्यों को एक साथ, जैसे आपको मालूम है कि मछली के साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग वर्जित है। इनको खाने से आपके बॉडी की इंटरनल बायोकेमिस्ट्री में परिवर्तन आता है, त्वचा की हेल्थ बिगड़ती है, सफेद दाग होता है, या इसको कुष्ठ सीधे सीधे लिखा गया है। ऐसे ही नमक के साथ दूध का उपयोग वर्जित है। नमक के साथ दूध का उपयोग करते हैं तो जिस जानवर का गाय है, मतलब आपको डराने के लिए बात कही गई है, जिस जानवर का दूध है उसके स्तन चटक जाएंगे, मतलब आपकी धन हानि होगी। दोबारा दूध नहीं देगा जानवर तो आपकी धन हानि होगी, डराने की बात है। लेकिन अगर नमक के साथ दूध खाते हैं, दही का परमिटेड है, दूध खाते हैं, तो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगी, यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, स्किन की हेल्थ खराब होगी, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ठीक है ना। तो ये इनको कहते हैं विरुद्धाहार। इन विरुद्धाहार का भी ध्यान रखना चाहिए। प्याज के साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जहां तक हो सके दो बिल्कुल विपरीत गुण के स्वाद का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग रूटीन लाइफ में करते आ रहे हैं। ऐसा करने से बड़ा नुकसान होता है। जैसे आप नमकीन बिस्किट के साथ चाय खाते हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है ना। नमक के साथ दूध और दूध के साथ मीठा, ये वास्तव में अपने आप में बड़ा घमंजा है और ये आपको लगातार बीमार करने की व्यवस्था है। तो अगर चाय पीजिए तो ईमानदारी से चाय का मजा लीजिए, और अगर बिस्किट खाइए तो बिस्किट का मजा ले। दोनों एक साथ खाने का मतलब आगे आप अपनी व्यवस्था अस्पताल में अपने लिए बेड सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़े ध्यान देने की बात है कि बेमोल का आगे पीछे खाइए, नो प्रॉब्लम। नमक भी चाहिए शरीर को, जो सट लवण है, जितने टेस्ट है सारे टेस्ट चाहिए। लेकिन कभी कभी, जैसे आप जानते हैं कि गाय और शेर को एक खूंटे में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे ही दो विपरीत स्वभाव के गुणों वाले खाद्य को एक साथ खाने से आपकी बॉडी में एमेलगम बन जाएगा। वो ना ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो शरीर को उपलब्धि नहीं होगा, और अगर उपलब्ध होगा तो विष के रूप में उपलब्ध होगा जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए विटामिन बी और विटामिन ए एक साथ नहीं खाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ई सब खा लिया आपने, ना ई मिलेगा ना बी मिलेगा, दोनों एमेलगम बना लेगा। ऐसे ही तमाम सारे विरुद्धाहार होते हैं जिनको एक साथ खाने से वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थोड़ा मेरी एक और वकालत है आपसे। आप सब लोग सुधी लोग हैं, योग और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो दास्ता की प्रतीक हमारी जीवन पद्धति बन गई है, सुबह उठ के बिना चाय पिए नींद नहीं खुलती, बेड टी के बाद जाके पेट में हलचल होती है, तब दस्त महसूस होता है इत्यादि, ये सब गुलामी के प्रतीक हैं। ये सब आपके जीवन को नरक में ले जाने की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा इनसे दूरी, हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा इनसे दूरी बनाइए, इनको कम कीजिए, और इनके स्थान पर भारतीय परंपरागत चीजों को जगह दीजिए। जैसे आपके पास कितनी वैरायटी, आपने कभी जोड़ा है? केवल चाय ही नहीं, इतनी सारी ड्रिंक्स आपके पास हैं जिनको आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे देसी ड्रिंक में गन्ने का रस अवेलेबल है, सत्तू घोल के पी लीजिए, बढ़िया। आपके जो रिहाइड्रेशन साल्ट लेते हैं ना, सत्तू नमक डाल के चटनी बना के गिरी, और उससे अच्छा रिहाइड्रेशन कुछ नहीं होने वाला। सत्तू, फलों का रस। जो गांव के बैकग्राउंड से हैं वो मट्ठा और राब, क्या मजा है गर्मी में मट्ठा और राब को मिला के खाने का। जो खाए हैं वो जानते हैं, जो नहीं खाए उनको नए लोगों को खिलाइए और उनको परिचय करवाइए इससे, ये भी जाने की ये भी कोई चीज होती है। नारियल का पानी सब जानते हैं, तरबूज का पानी सब जानते हैं, सब्जियों का सूप, काढ़ा, नाना प्रकार की हर्बल टी। और एक और रेसिपी आपको बता रहे हैं, अगर आपको उड़द के दाल को अमृत बनाना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा लेना है, तो उड़द के दाल को खीरे के रस में पकाइए। खीरे को कद्दूकस करके पानी निकालिए, उस पानी में उड़द की दाल बनाइए, खा के देखिए, आप बार बार कहेंगे कि आज वही हमें चाहिए। उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, और तमाम सारे मेडिसिनल कैरेक्टर से भर जाती है। क्योंकि अब समय सीमित हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार ना दे करके संकुचित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 मिनट 4 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अंकुरित अनाज, इसको अमृत अन्न कहा गया। क्यों? अंकुरण का मतलब क्या हुआ? नए जीव का सृजन होना।
सृजन होकर विकसित होना। आप भी अपने शरीर में प्रतिदिन नए जीवों को, कोशिका रूपी नए जीवों को विकसित करते हैं। 120 दिन में आपकी आरबीसी पूरी बदल जाती है। डब्ल्यूबीसी 7 घंटे से लेकर के 3-4 दिन में पूरी बदल जाती है। आपके शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं। आप जैसे हैं वैसे नहीं दिखते। कुछ 12 साल के बाद आप बदल जाते हैं। प्रत्येक 12 साल में आपके चेहरे पे परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। 12-12 साल का कालखंड है जो आपको अलग अलग तरह से मैच्योर करता है। तो ये परिवर्तन कब अस्थायी हो सकता है? योग से हम क्या करते हैं? जब हमारे शरीर में सृजन ज्यादा हो, विध्वंस कम हो, तो हमारी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। जब हमारे शरीर में विध्वंस ज्यादा हो, सृजन कम हो, तो हमारे चेहरे पर गड्ढे, झुर्रियां, गाल पिचक जाते हैं, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन वो अवस्था जो 30 साल से लेके लगभग 40-45 साल तक चलती, जहां पर चेहरा एक सा दिखता है, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें निर्माण और विध्वंस समानांतर चलते। योग के द्वारा इसी फेज को लंबा किया जा सकता है। निर्माण और विध्वंस को जितने समय तक चाहो आप बैलेंस सिचुएशन पर रख सकते हो, बाय द फॉलोइंग ऑफ नेचुरल डाइटेटिक पैटर्न, बाय द फॉलोइंग ऑफ योगिक लाइफ स्टाइल, बाय द फॉलोइंग ऑफ नेचुरोपैथिक लाइफ स्टाइल, बाय द फॉलोइंग ऑफ ऋतुचर्या, दिनचर्या एज एडवाइज इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह से आप इसको लंबा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को चिर हुआ जैसा स्वरूप दे सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अंकुरित अनाज खाने से आपके शरीर में जो जिस अंकुर को प्रकृति ने अंकुर होने का अवसर दिया है, उसके चारों तरफ कितनी सुरक्षा के रूप में दीवारें लगाई हैं। यानी पौधे का बीज बनते समय ही अगले जन्म में जब अंकुरित हो, इसके लिए कितना सारा खाना उसके साथ 2 दालों के रूप में भेज दिया है। छोटा सा अंकुर है 3 के बराबर, लेकिन 2 दालों के रूप में इतना सारा खाना रख करके भेजा है। ये इंश्योर किया है कि तुम जाओ अगले जनरेशन में तुमको अच्छी क्वांटिटी मॉइस्चर दूंगा, अच्छी क्वांटिटी धूप दूंगा, अच्छी क्वांटिटी भूमि उपलब्ध कराऊंगा, तब फिर तुम विकसित होना। ऐसे ही गारंटी आपको ईश्वर ने प्रत्येक कोशिका को दी है। उस अंकुर को कंज्यूम करने के बाद उस अंकुर को पोषित करने वाली दशाएं जो उस अनाज के अंदर कंडाइल में भरी हुई हैं, रेडी टू यूज विटामिन, मिनरल और जितने भी बायोकेमिकल्स, एंटीबॉडी या जो भी कहिए, जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले केमिकल हैं, वो उचित क्वांटिटी में हैं और वो केमिकल एज इट इज आपको मिल जाएंगे। साहब आपकी इम्यूनिटी वाह वाह हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो प्राकृतिक चीजों पे जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। प्रकृति की बनाई गई चीजों को जिस अवस्था में बनाई हो वैसे जितना कंज्यूम किया जा सकता है उनको कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। अंकुरित अनाज खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए। इन सबको कंज्यूम करने के बाद ना आपको डर होगा कोरोना का, और तब क्या होगा? कोरोना। अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नहीं रोएगा अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। अभी बातें बहुत सारी थी, लेकिन हमें लगता है कि 10 मिनट जो पहले हमारा निकल गया उससे कुछ चीजों को समेटना पड़ेगा। अगर आपके प्रश्न है तो आपका स्वागत है। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, शब्दों का चयन अगर मुझसे सही ना हो पाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मुझे अगर आप लोग सुधारेंगे तो बड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा कि आपने मुझको सुना है। प्रश्नों का स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को आज समझाया है आहार के बारे में, और नेचुरल डाइट जो आज हमारा टॉपिक था उसके बारे में भी हमें ज्ञान से लाभान्वित किया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आपके लिए है कि कोविड मैनेजमेंट के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? वेरी गुड। देखिए, जो अब तक चर्चा हमने करी है उस चर्चा में वो सारी चीजें मालूम है आपको। कोविड मैनेजमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल्स दिए गए उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। कोविड मैनेजमेंट के दिए गए प्रोटोकॉल्स में विटामिन सी, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बतौर फूड सप्लीमेंट, और साथ में कैल्शियम बतौर फूड सप्लीमेंट सबको प्रिस्क्राइब किया गया है, और साथ में एडिशनली विटामिन D3 जो हफ्ते में 1 बार लेना है। ये आपके कोविड प्रोटोकॉल का पार्ट, ठीक। अब रही बात एंटीबायोटिक जो उन्होंने दी है, एजिथ्रोमाइसिन, जो डॉक्सिसिलिन या डेक्सामेथासोन, वो हम लोग नहीं यूज कर सकते। इन तीनों को आप अपने डाइट में ले आइए। मल्टीविटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स बाय द एडिंग अंकुरित जर्मिनेटेड सीड, विटामिन सी बाय द एडिशन ऑफ आंवला, नींबू एंड हरा मिर्चा, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इनको ऐड करके इनको ले आइए। नींबू चाहे आप कैंडी के रूप, आंवला चाहे कैंडी के रूप में खाइए, चाहे मुरब्बे के रूप में खाइए, चाहे ताजा खाइए या आंवले का रस पीजिए, जो आपको उपलब्ध हो, जो आपके टेस्ट के अनुकूल हो। जिंक
जिंक के लिए जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप खाएंगे तो जिंक को आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं, सीजनल फ्रूट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं, जर्मिनेटेड सीड ऐड करते हैं और सुपाच्य आहार लेते हैं, जो डाइजेस्टिव बर्डन कम से कम हो, होता क्या है, अगर हमारी इम्यूनिटी 100% है तो हमारे शरीर में थोड़ी सी कब्जियत भी है, थोड़ी सी खुजली भी है, थोड़ा सा सिर दर्द भी है, पैरों में मसल भी खींच रही हैं, तो आपकी इम्यूनिटी 4 जगह बटी हुई है। आपकी सेना 4 टुकड़ों में डिवाइडेड है। अब ये सेना किसी बड़ी सेना का, किसी बड़े अटैक का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड है। अगर आप इन चारों को एक साथ खड़ा कर दीजिए तो आप बड़ी से बड़ी सेना को परास्त कर लेंगे। मतलब बॉडी के इन इन्फ्लुएंसेस को दूर कर दीजिए बाय द यूज ऑफ नेचुरल लाइफ स्टाइल। समय से खाइए, समय सोइए, समय से उठिए और समय से भोजन खाइए। कब्जियत खत्म, कोलाइटिस खत्म, खुजली खत्म, सरदर्द खत्म। तो सारी सेना एक साथ खड़ी है। अब कोई भी आ जाए ताल ठोंक दीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तुम्हारे ख्याल से उत्तर मिल गया होगा? नहीं, बहुत अच्छे से उत्तर मिला है, क्योंकि हमारा दूसरा प्रश्न आपके पास यही आने वाला था कि हमें विटामिन बी, विटामिन सी और जिंक के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पूछने से पहले ही आपने वो उत्तर दे दिया। यही होता है एक अनुभवी शिक्षक और एक्सपीरियंस पर्सन का, कि पूछने से पहले ही आप सामने वाले को उत्तर देके चुप करवा दें। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी आपने हमें ज्ञान दिया कि हमें कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, पर अब यहाँ पे एक नया प्रश्न उठता है जिज्ञासा के रूप में कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। वेरी गुड, ये रह गया उसमें अब भी समय कवर नहीं हो पाया क्योंकि समय की प्रतिबद्धता ने कहीं इसको छोड़ दिया। बिल्कुल सही प्रश्न है, पानी कब, कहाँ, कैसे और कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए। देखिए, जीवन जल ही जीवन है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे शरीर में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जल के माध्यम से होता है। जल हमारे बॉडी में इंटरनल टिश्यू के इंटर रिलेशन के लिए व्हीकल मीडिया का काम करता है, यानी फूड सब्सटेंस को, सब चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम जल ही करता है। अब जल कब पीना चाहिए? सुबह उठते ही उषापान की व्यवस्था भारतवर्ष में की गई है। उषापान कायदे से ल्यूकवार्म पानी तो सबको पीना चाहिए, लेकिन जो पित्त प्रकृति के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके टीवी पर हर एक आदमी पानी पीने का ज्ञान दे रहा है। जो उठता है सुबह उठ के तारे की छाव में 4 चुल्लू पानी पे क्यों पिए भाई? हमारी प्रकृति अलग है, मेरे पित्त प्रकृति है, मेरी कफ प्रकृति है, मेरी वात प्रकृति है। तो जिसकी पित्त प्रकृति है उसको शीतल जल यानी जनरल टैप वाटर का पानी पीना चाहिए। जिसकी कफज प्रकृति है उसको सदैव गर्म पानी पीना चाहिए, और जिसकी वातज प्रकृति है सीजन बदलने के साथ पानी का तापमान बदलना चाहिए, यानी गर्मियों में साधारण पानी और जाड़ों में गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस हिसाब से मैन टू मैन बरी पानी सब पिएंगे, लेकिन कैसे पीना है ये सबके लिए बदल जाए, ठीक है ना। अब सभी को एक तरफ से आप पित्त वाले को गर्म पानी पिला देंगे तो उसकी बैंड बच जाएगी, उसकी तो एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसकी ऐसे तैसी हो जाएगी। तो सबके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लागू हो सकता। तो सुबह उठ के उषापान करना आवश्यक है और अपनी प्रकृति के अनुरूप उसका चयन करना चाहिए। और प्रकृति के अनुरूप उसमें काउंटर बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं, कभी शहद ऐड करके, कभी लेमन ऐड करके, कभी कुछ मिला करके अपनी मेडिसिन भी बना सकते हैं उस पानी को। इसके बाद खाना खाते समय हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में पानी पीने का निषेध किया गया। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक विश्राम कर, 1 घंटे तक वेट करके फिर आपको पानी पीना चाहिए। इसका जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लोगों के दिमाग में बैठना, कि खाना खाने के बाद, खाना जब हमारे स्टमक पहुंचता है तो उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है। खाने के साथ गए हुए बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, इनको डिस्ट्रॉय करता है HCl। जो एक सर्टेन उसका जो pH होता है 3.1-1.5 pH तक का पहुंच जाता है, यानी तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक pH हो जाता है, और इसमें कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन HCl पानी में घुलनशील है। आपने खाना खाया और आपने 2 गिलास पानी भी डाल दिया साथ में, तो क्या होगा? HCl डाइल्यूट हो जाएगा। HCl अगर डाइल्यूट हो गया तो उसकी किलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसकी सांद्रता घटने से उसकी जो डिजॉल्व करने की क्षमता है, जैसे फूड को डिजॉल्व, जो दांत नहीं चबाता वो HCl गलाता है, तो उसके डिजॉल्व करने की क्षमता घट जाएगी, उसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी घट जाएगी, और खाना जो एसिड के काम से 4 घंटे में इस लायक हो जाता था कि स्टमक के नीचे भेज दिया जाए, वो 4 घंटे बजाय 6 घंटे लेगा। स्टमक ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, तो सब मिला के आपका पाचन डिस्टर्ब होगा। तो खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद भरपूर पानी पीजिए। ये दोनों मील के लिए पैटर्न है।
ठीक है ना। और दिन भर में आपको अपनी शरीर के अनुपात में एवरेज अगर कहा जाए तो 3 से 4 लीटर के बीच में पीना चाहिए, नहीं तो 3 से 3.5 लीटर एवरेज भारतीयों को, जिनका एज हाइट वेट 5 फुट 7 इंच के आसपास है, 5 फुट 8 इंच के आसपास है, उनको 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। अगर फ्रेम बड़ा है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अपनी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग, अपने बात के अकॉर्डिंग पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है सर, अभी हमें ज्ञान मिला है अल्कलाइन एंड एसिडिक के बारे में कि हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रल रखना चाहिए। अल्कलाइन और एसिडिक के बारे में आपने हमें नॉलेज दी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। हमें खाने के बारे में ज्ञान मिल गया है, हमें पानी के बारे में ज्ञान मिल गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं नेचुरल डाइट की, योग की और आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, तो उसमें ये कहा जाता है कि पेट भर के खाना ना खाइए, अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखिए, पूरा भर के, पूरे गले तक भर के मत खाइए। तो हम इस पर आपको बस ये प्रश्न करना चाहेंगे कि कितना रेशियो हमें अपने पेट को खाली रखना चाहिए। जैसे बोला जाता है आधा पेट खाना खाना चाहिए, 1/4 पानी और 1/4 खाली रखना चाहिए। अब क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, आप इस पे थोड़ा सा अपना ज्ञान दें प्लीज। नहीं, एग्जैक्टली आपकी बात सही है, यही बताया गया, भारतीय परिदृश्य में यही बताया गया है कि आधे पेट को भोजन से भरिए, 1/4 पानी से भरिए, 1/4 वायु के आवागमन के लिए छोड़ दीजिए। ये हमारी ऋषि मुनियों की व्यवस्था है। अब इसको दूसरे टर्म में समझ लीजिए। नेचर ने आपकी बॉडी में जगह जगह रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं। वो रिसेप्टर्स आपकी ब्रेन को, बॉडी को लगातार कोऑर्डिनेट करके इधर उधर का आदान प्रदान करते रहते हैं। खाना खाते खाते जब पहली डकार आए तो छोटी डकार आती, बड़ी नहीं होती, तो समझ लिए कि आधा हो गया, अब बस। तो अपने प्राकृतिक संकेतों को समझिए, पहली छोटी डकार के समय ही भोजन बंद कर दीजिए। और ये नापना कि अब स्टमक खाली आधा भर गया कि नहीं भर गया बड़ा मुश्किल काम है। कैसे अंदर झांक के देखें कितना भर गया है। तो ये आपका क्राइटेरिया है कि पहली डकार जब आए तो भोजन का इंटेक कम कर दीजिए, और इसके बाद 2 घूंट पानी पी के गले को साफ कर लीजिए, दांत को साफ कर लीजिए। फिर आधे से 1 घंटे के अंतराल पे पर्याप्त मात्रा में पानी दीजिए, क्योंकि अब तक एंजाइमेटिक एक्टिविटी फूड पे हो चुकी, एसिड अपना काम कर चुका। अब खाने की कंसिस्टेंसी चेंज कर दीजिए पानी दे करके, जिससे खाना नीचे की ओर आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो जो खाना हम खाते हैं, पहले खाते हैं, वो बोलस होता है, पेट में जाके काइम बनता है, काइम मतलब लेई जैसा पदार्थ बन जाता है, काइम बन के ही नीचे प्रवाहित हो सकता है। तो काइम बनने में पानी की आवश्यकता है। आप उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी दे दीजिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, इसी प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। तो उस आधे और पूरे का अनुमान कैसे लें, ये आप इस तरह से मोटे तौर पे कह सकते हैं। स्टमक की कैपेसिटी लगभग 350 ml होती, उसको हम बढ़ा करके 1 लीटर तक ले जाते हैं। तो 350 ml बाई वेट अनुमान कर लीजिए कि 350 ml में लगभग 250-300 ml तक का तो स्टमक ले जाइए, क्योंकि थोड़ा इलास्टिक बैग है ना, खूब बढ़ जाता है वो। तो 250-300 ml क्वांटिटी में भोजन, दाल चावल रोटी सबकी मात्रा अगर पहुंच गई है, इट इज सफिशिएंट। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि फूड हैबिट हमारी बचपन में माँ बाप इतनी खराब कर देते हैं, बच्चा ज्यादा खा ले, जल्दी ग्रो हो जाए, वेट बढ़ जाए, हेल्दी हो जाए, तो खाने ठूस ठूस के खिलाने की आदत डाल देते हैं। हम बड़े होते तो हमें लगता है खाने में मजा आएगा, हम भी खाते हैं, फूडी हो जाते हैं। भाई बचपन में तो हम ग्रो हो रहे थे, हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी कि हमारा जो 6 इंच का बच्चा था अब बढ़ कर वो 5.5 फीट का हो गया है। तो इमारत बन रही तो रसद ज्यादा चाहिए, सप्लाई ज्यादा चाहिए। लेकिन जब उसकी ग्रोथ पूरी हो गई 18 से 20 साल की उम्र में, तब भी उसी तरह से सप्लाई आप जारी रखोगे, उतना ही गिट्टी, उतना ही ईटा, उतना ही मोरंग, उतनी ही सरिया, तो वो इमारत ना बन के क्या बनेगा, गोडाउन बनेगा। तो आगे चल के इसको गोडाउन ना बनाइए, मात्रा धीरे धीरे मेच्योरिटी प्राप्त करके, फुल युवावस्था प्राप्त करके बच्चों में हम लोगों को यह आदत डालनी चाहिए कि खाना की क्वांटिटी कम करें। आप जब पुराणों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, एक पुराण में जिक्र आता है कि एक ऋषि एक जड़ पे बैठे तपस्या करे तो ऊपर 2 चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया आपस में बात कर रही, ऋषि से प्रश्न पूछ रही थी। कहा जाता हमारे ऋषि मुनि चिड़ियों की भाषा समझते हैं। तो चिड़ियों ने पूछा, कोरुक कोरुक कोरुक, कौन सुखी है, कौन संपन्न है, कौन दीर्घजीवी। तो ऋषि महोदय ने चिड़िया की भाषा में चिड़िया को जवाब दिया, ऋत भुक नित भुक मित भुक। जो रीति और ऋत को अनुकूल खाता है, जो कम खाता है, जो नित्यता से खाता है, वो दीर्घजीवी होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा। तो अब जब इमारत बन के तैयार हो गई है तो सप्लाई थोड़ी कम कर दीजिए, और सप्लाई कम करने से इसको मेंटेनेंस के लिए केवल खाना दीजिए। तो खाने की मात्रा जितना हम खाते हैं उतनी हमें आवश्यक नहीं, खाने की मात्रा घटा करके जीवन को और ज्यादा ऊर्जान्वित कर सकते हैं, और ज्यादा ऊर्जा सही चला सकते हैं।
आप अपने मित्र से कहिए भैया मेरा 5 किलो का बैग लेके चलना स्टेशन तक, गुस्सा जाएगा, फेंक देगा, लेकिन अपने शरीर पर 20 किलो एक्स्ट्रा चर्बी लिए 20 किलो लाते घूम रहा है लगातार, उससे नहीं थक रहा है, आपके 5 किलो बैग से थक जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो 20 किलो का बैग लादे आप घूम रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ फैट, उसको कम रखेंगे तो गतिशीलता बढ़ेगी, कि इनर्शिया कम होगी अगर वजन घटेगा तो। हाँ भाई जी, तो अभी इस जवाब के साथ हमें एक और जवाब मिल गया है। जैसे रितबुक मितबुक की आपने बात की, इसी में ही हमें ये भी ज्ञान मिला कि हमें मिताहार का भी ध्यान देना चाहिए जो हम छोड़ के चल रहे थे। मुझे लगता है आज के लिए समय का अभाव ऐसे ही है, हमें आज के लिए यहीं पे ही सेशन को एंड करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे तरीके से आज आपने डाइट के बारे में समझाया है, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में समझाया है, और छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, बीच में 2-3 सूत्र बोल के बहुत अच्छे से, साधारण तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान के साथ हम अच्छे से लाभान्वित हुए हैं और हम चाहेंगे कि हम आगे का सत्र को यहीं पे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने विपिन जी के पास चलें। और विपिन जी, आगे आपके पास है हमारा माइक, आप इस सत्र को आगे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने कम शब्दों में इतना भयंकर ज्ञान दिया है। मैं तो लिख लिख करके मैंने 2-3 पेज भर रखे हैं। और निसंदेह जितने भी हमारे दर्शक जुड़े होंगे उन्होंने आज के सत्र को बहुत ही बेखूबी से आज सत्र में सीखा होगा, क्योंकि एक क्लास सेशन था। मैं इसको वेबिनार सेशन ना करके क्लास सेशन मान रहा था। और सर चूंकि मुझे कुछ सूत्रों से भी पता चला था कि आप एक्यूप्रेशर में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो मुझे आज सौभाग्य नहीं मिल पाया कि मैं एक्यूप्रेशर का वो नॉलेज ले पाया आपसे। लेकिन निसंदेह में आने वाले जो हमारे वेबिनार सीरीज सेकेंड वाली होगी उसमें निश्चित तौर पर हम एक्यूप्रेशर पर भी आपका सर व्याख्यान एक चाहेंगे। और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, और हमारे बहुत धन्यवाद हमें प्रलेखा मैम से, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया। और हमारे सर दिनेश मौर्य सर जो सचिव लखनऊ से हैं योगासन खेल संघ से, उनका धन्यवाद। ये सर व्याख्यान सीरीज जो है उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित हो रही है। और इसके जो सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बिरादर सर के मार्गदर्शन, और आपने ही कहा कि आपके प्रिय शिष्य डॉक्टर NL जिज्ञासु सर, उनके निर्देशन पर ही इस व्याख्यान सीरीज की एक परिकल्पना गढ़ी गई और जिसको मूर्ति रूप दिया गया हमारी UPYC की संयुक्त टीम के द्वारा। सर हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जितने भी हमारे श्रोता आए हुए हैं उनका भी आभार। और जो कल का सेशन होगा वो हमारे कल डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं और एग्जामिनर हैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी कि YCP, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है, तो उनका जो विषय होगा वो होगा भारतीय चिकित्सा प्रणालियों द्वारा कोरोना के प्रबंधन पर उपचार एवं बचाव। तो इस विषय पर बिल्कुल बहुत ही विस्तृत और संक्षिप्त ज्ञान देने के लिए हमारे साथ कल जुड़ेंगे। तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक, और हमारे विशेष रूप से धन्यवाद हमारे चेयरमैन सर, मैं आपको सर बिहाफ ऑफ चेयरमैन आपको धन्यवाद देता हूँ। चेयरमैन सर अशोक सिंह सर और कोषाध्यक्ष अभय सिंह, हमारी अध्यक्षा UPYC के डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल, उनकी तरफ से और संयुक्त UPYC परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को, हमारे जितने भी आज लोग जुड़े सर, स्पेशली आपको जिन्होंने इतना कम समय में भी इतना गागर में सागर भरने का कार्य किया है। मेरे पास तो इतने शब्द भी नहीं है कि मैं उनको कहाँ किस जगह फिट कर पाऊं, लेकिन जो भी धृष्टता सर हमारे प्रोग्राम के द्वारा रही हो या हमारे द्वारा रही हो, क्योंकि कनेक्शन प्रॉब्लम भी रहा है, नेटवर्क इशू भी है, क्योंकि आज का समय वेबिनार जो इतने भी हो रहे हैं सारे के सारे नेटवर्क पर चल रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ होता तो फिर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सर आए, आपने इतना अमूल्य समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैम, वेरी मच आपको, आपकी पूरी टीम को, अपने सारे विद्यार्थियों को जो आपके सहयोगी हैं, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उपस्थित सभी लोगों से अपने हमारे लेवल पे अगर शब्दों के चयन में कोई दिक्कत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी कही बात आपके काम आती तो यही मेरी उपलब्धता है, यही मेरी अपनी इनकम है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। सोनाली मैम लास्ट के शांति पाठ के लिए आप कार्रवाई आगे बढ़ाएं। माइक म्यूट करें, माइक खोलें। आ रही है आवाज आप लोगों को? जी 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 जी, जितने सरल और बड़े लोग होते हैं उनका बड़प्पन होता है कि अपनी तारीफ जैसे ही सुनते हैं अपने आप को बस बोलते हैं कि हम छोटे से दिन साधारण हैं। वही स्वभाव हमारे सर का भी है, वो भी यही कर रहे हैं। ये सर आप लोगों का
अनुभव कहिए या आप लोगों की व्याख्यान में कहें कि आप लोग इतने अच्छे से सारी चीजें समझाते हैं, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि हम जितने छोटे शिष्य हैं हम हमेशा चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहें। यहाँ से ही धन्यवाद करते हैं हम आज सबका, और हम शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और इसी प्रार्थना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, और हम यहाँ पे ही आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को समाप्त करते हुए सबको धन्यवाद करते हैं और कल जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।